का आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आशा सरमाल। बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय के दरमियान ये 5वीं आतंकी घटना सामने आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में 5 दिनों में चौथी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। सेना की इस मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की भी जानकारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर 5 दिनों में चौथी मुठभेड़ हुई है। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हथियार छोड़कर भाग गए हैं आतंकी और अमेरिकी राइफल भी बरामद की गई है। M4 राइफल यहां पर बरामद हुई है और जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप के जंगलों में भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही थी। तीनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए आतंकियों के खिलाफ किस तरह से बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया गया है। पत्नी टॉप के अंदर घेराबंदी कर दी गई है और इस बीच में डोडा के देसा इलाके के अंदर, जहां पर आपने देखा कि एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरह से मोर्चा जो है वो सुरक्षा बलों ने यहां पर संभाला हुआ है। कुणाल, बिल्कुल, तो जुलाई में 14 आतंकी अब तक ढेर किए गए थे, उस दौरान 15 जवान घायल हुए थे और अब अगस्त महीने की दरमियान की हम बात कर ले, आधा महीना भी गुजरा है कि पिछले 5 दिनों के दौरान चौथी मुठभेड़। इससे पहले हमने अनंतनाग के कोकरनाग में देखा, इसके साथ हमने कुपवाड़ा में देखा, इसके अलावा उधमपुर में भी हमने देखा और अब चौथे दिन में ये जो मुठभेड़ सामने आई, चौथी मुठभेड़ ये सीधे डोडा में सामने आई है। जम्मू के पत्नी टॉप में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सुबह सामने आई थी और उसके बाद आतंकियों का जो मूवमेंट है वो ट्रेस किया गया और अब जानकारी जो इनपुट्स के आधार पर मिली वो डोडा के इस इलाके में मिली है, जहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, घेराबंदी की गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चप्पे में घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को मार गिराने की एक घेराबंदी काफी कुल मिलाकर आशा ये काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि 15 अगस्त का जो पर्व है उसके रंग में पूरा हिंदुस्तान सराबोर है और इसी बीच इस खबर का सामने आना यानी कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए दोहरी चुनौती। देखिए, इस वक्त चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल तैयार है। पिछले 5 दिनों में ये चौथी मुठभेड़ है। 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के अंदर यहाँ जंगलों में आतंकियों के और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग हुई थी और इसी महीने में उधमपुर में भी बसंतगढ़ के अंदर आपने देखा किस तरह से काम किया गया। 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की फायरिंग हुई, जिसमें हवलदार दीपक कुमार यादव और लायंस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। 3 जवान, 2 नागरिक घायल हुए, लेकिन M कार्बाइन जो है वो अब आप देखिए बरामद की गई है, जिसमें ये एक हल्का गैस से चलने वाला हथियार है और हवा से ठंडा होने वाला हथियार है। मैगजीन से चलने वाला, चुनिंदा दर वाला और कंधे से ये दागा जाने वाला हथियार है जो बरामद हुआ है, जो काफी तरीके से आप देखिए जिस तरह से आतंकी यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जम्मू में 3000 से भी ज्यादा जो सेना के जवान हैं, BSF के 2000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। आतंकवाद से निपटने के लिए असम राइफल्स के करीब 1500 से 2000 जवान जो है वो तैनात किए जा चुके हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से पूरे मोर्चे को संभाला हुआ। बिल्कुल आशा, ये लगातार बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर डोडा और पत्नी टॉप का जो बॉर्डर है, जिस इलाके में ये दोनों इलाके मिलते हैं, उसी के पास ये खबर सामने आई है, जहां पर आतंकियों ने करीब 3 से 4 आतंकियों की मूवमेंट को ट्रेस करते हुए सेना ने मोर्चा संभाला। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। सेना न सिर्फ मोर्चा संभाले हुई है, बल्कि लगातार ड्रोन के माध्यम से इलाके पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ताकि हर एक स्थिति को अंडर कंट्रोल रखा जाए, मिनिमम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद पर गहरी चोट भारतीय सेना के नौजवान दे पाए। और इसी के साथ पत्नी टॉप के जंगलों के अंदर जब आप देखिए ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, सुरक्षा बलों ने किस तरह से घेराबंदी कर दी और बताते चले कि पत्नी टॉप का इलाका पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है। बिल्कुल, लगातार ग्राउंड जीरो का भी रुख करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे इलाके को न सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया गया है, बल्कि लगातार सेना के जवान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार पिछले 24, 48, 72 घंटे के दरमियान अगर हम देखें तो कभी जो जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का कोकरनाग वाला इलाका हो या कुपवाड़ा का इलाका हो या उधमपुर का इलाका हो, और अब पत्नी टॉप और डोडा के जस्ट बॉर्डर का यह इलाका, जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को ट्रेस किया गया है। हाई एल्टीट्यूड वाला ये इलाका माना जाता है, डेंस फॉरेस्ट है, मौसम यहां पर कभी भी बिगड़ जाता है, लिहाजा सुरक्षा
या एजेंसियों के लिए, जो सैन्य बल है उसके लिए काफी चुनौती हो जाती है आतंकियों की सही लोकेशन को ना सिर्फ ट्रेस करना बल्कि उनका खात्मा कर देना, और वो भी ऐसी जगह जहां पर लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं, सीधे वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। वसीम, जानकारी साझा कीजिए, तस्वीरें दिखाइए और अपडेट बताइए कि सेना ने जो मोर्चा संभाला हुआ है, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, ग्राउंड जीरो से अभी हम काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने वहां पे जाना मीडिया को बंद कर दिया, क्योंकि इस इलाके के अंदर पूरा कॉर्डन किया गया है और ये डोडा हेडक्वार्टर से काफी दूर दराज का इलाका है। और असर के जो पहाड़ी इलाके में, जिस तरह से बता रहे हैं कि असर के इस पहाड़ी इलाके में कल देर रात जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इस तरह की इत्तला मिलती है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है और साथ साथ में लगभग 4 आतंकियों को जो है उस इलाके के अंदर घेर लिया है। और कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे कि अच्छी खबर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लिए होगी, यानी कि चारों आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार इस चुनाव घाटी के अंदर लगातार इस तरह के हादसे, इस तरह के इनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। और अच्छी खबर हमारे लिए ये भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर के पहले हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से, हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास इस तरह की नहीं है, एक आर्मी के कैप्टन जो हमारे वो शहीद हो चुके हैं और साथ साथ एक सिविलियन की भी इसमें मौत हुई है। तो हम कोशिश कर रहे थे, जो डीआईजी यहाँ पे आए थे, यहाँ होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, लगभग 4 लोगों की जो है इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि 4 लोग उस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं। और सुबह फिर से जिस तरह से कल उन्हें देर रात यानी कि 7 बजे के करीब एक गोलियों का यानी कि गोलियां वहां से बरसाई और यहां से भी जवाबी कार्रवाई उनको दी गई। और सुबह 6 बजे के करीब, क्योंकि कल देर रात सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, एक तो घना जंगल, इस घने जंगल के बीच में काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। अगर हम आज सुबह को लेके बात करें, सुबह जब फिर से 6 बजे के करीब ऑपरेशन फिर से दोनों तरफ से स्टार्ट हुआ और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने फिर जवाबी कार्रवाई यहां से की और तीन बैग्स उनको मिले हैं, एक गन मिली है और साथ साथ में कुछ सामान भी मिला है। तो हम कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर आ चुके हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक आर्मी के हमारे सीनियर ऑफिसर, उनकी मौत इसमें हो चुकी है, यानी कि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि एक सिविलियन की भी इसमें मौत हुई है। तो देखना होगा कि स्टेटमेंट किस तरह का आता है, क्या ये जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट सामने निकल के आता है तो तब भी हम इस बात को सामने रख सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन वसीम, एक बड़ा सवाल यह है क्योंकि जिस जगह पर यह पूरा एनकाउंटर चल रहा है वो पतली टॉप और डोडा के जस्ट बॉर्डर वाला इलाका है। नो डाउट यहाँ पर लोगों की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती होगी, तो मिनिमम लॉस हो, किसी तरह की इंजरी ना हो और आतंकवादियों को ढेर कर लिया जाए, सेना के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और सबसे बड़ा टास्क भी। देखिए, नापाक हरकतें आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से देख रही है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे ठीक पीछे आप घना जंगल देख सकते हैं। इस घने जंगल के अंदर काफी दूर दराज का इलाका है, इससे काफी ज्यादा दूर जो है आतंकवादी छुपे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है, देखिए इसके जो ये असर वाला एरिया है, इसका जो ऊपरी इलाका है ये पत्नी टॉप के साथ भी जुड़ता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ भी जुड़ता है और डोडा के जो हिली एरियाज काफी ज्यादा, जिसमें मरमत का इलाका है, सुदमा देव वाला इलाका है, ये सारे एरियाज इसके साथ जुड़ते हैं और आतंकवादियों को ये रास्ते मिल सकते हैं। मगर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी गई है, किसी को आने जाने के लिए, जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन पे भी नजर रखी जा रही है। अगर मैं बात करूं, नेशनल हाईवे 244 पे इस वक्त हम मौजूद हैं असर के इलाके के अंदर। कल देर रात तक हम देख रहे थे, लगभग सुबह चल रही है, क्या उसे रोका गया है या फिर सर्च किस तरह से वहां पर चल रहा है? देखिए आशा जी, जो भी यात्री है उनको कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। जरूर उन पे नजर रखी जा रही है आने जाने वाले लोगों पे और पूरे तरीके से कॉर्डन इस इलाके को किया गया है। और देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कितनी बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलती है। जी, किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, कुछ जानकारी आपके पास आ पाई है और वहां तक किस तरह से पहुंच गए हैं? क्या कोई लोकल सपोर्टर भी है साथ में? देखिए, आपने देखा होगा OGWS पे किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज या जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की है किस तरह से काम कर रही है, उन पे पूछताछ भी हो रही है। ये बताना मुश्किल होगा कि कौन सी तंजीम के ये लोग हैं, कौन लोग इनको सपोर्ट करते हैं। जो लोग सपोर्ट पिछले टाइम कुछ कर रहे थे वो तो अभी सलाखों के पीछे हमें देखने को मिल रहे हैं। ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें एक ही चीज है कि जब तक स्टेटमेंट कोई बड़ा सामने निकल के नहीं आएगा, पूरी बातचीत सामने निकल के नहीं आएगी, तब तक बताना मुश्किल होगा। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर, इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त सीधे डोडा से, जहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को न सिर्फ घेर लिया है बल्कि बड़े स्तर का जो सैन्य ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है, ड्रोन की सहायता ली जा रही है, अतिरिक्त बल है सुरक्षा बल, उसको भी तैनात किया गया है। पिछले 4 से 5 दिन के दरमियान ये चौथी घटना है। अनंतनाग का कोकरनाग, कुपवाड़ा, उधमपुर और अब ये डोडा का इलाका, जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को ट्रेस किया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए अब सेना ने मोर्चा संभाला है। एक सेना के जवान के घायल होने की या शहीद होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी वेट करना होगा जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता। करीब 3 से 4 आतंकियों की संभावना जाहिर की जा रही है, जिनकी मूवमेंट को ट्रेस करते हुए सेना ने यह पूरा बड़ा सैन्य ऑपरेशन आगे लीड लिया हुआ है। आशा, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं, जहां पर अब आतंकियों पर नकेल कसने के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन को वहां पर लगाया गया है कि अगर झाड़ियों में या जंगलों में किसी भी तरह की पनाह लेने की ये लोग कोशिश करते हैं तो भी ट्रेस आउट किए जाएंगे और वहां पर भी मौत के घाट उतारे जाएंगे। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो से संवाददाता ने जिस तरह से अपडेट किया है कि 4 आतंकियों की धरपकड़ कर ली गई है, फिलहाल इन्हें मार दिया गया है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन इस बीच में समझना ये बहुत ही जरूरी है कि अगस्त से अब तक 7 घटनाएं यहां पर हो चुकी है। 2 जवानों की शहादत हुई है, 1 नागरिक की मौत हुई है। जुलाई में यहां पर 20 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 15 जवानों की शहादत बताई गई और 14 आतंकी मारे गए थे। और जून में अगर हम देखें तो 21 घटनाएं होती हैं, जिसमें 1 जवान की शहादत होती है और 9 नागरिक यहां पर मारे जाते हैं। उसके साथ ही 11 आतंकी जो है वो ढेर हो जाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके साथ अपडेट आप देखिए मुठभेड़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 4 महीने में अब तक 83 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर बताई गई, लेकिन 19 जवान शहीद, 14 नागरिकों की भी मौत इसमें हुई। और एक एक करके आप देखिए आतंकियों का सफाया किस तरह से हो रहा है। सुरक्षा बलों ने 34 आतंकवादियों को अभी तक मार गिरा दिया है और जाहिर तौर पर डोडा को अब आप देखिए एक बार फिर से यहां पर किस तरह अपने निशाने पर आतंकियों की तरफ से रखा गया है। अगस्त में अब तक 7 घटनाएं सामने आ चुकी हैं आतंकियों की, और उसके साथ ही अब यहां एक एक करके इन आतंकवादियों के सफाया के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। आप देखिए 90 के दशक में किस तरह से डोडा के अंदर गतिविधियां देखी जाती थी, लेकिन वहां पर पूरी तरह से अब शांति थी और अब एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है, जहां पर कश्मीर के अंदर के एपिक सेंटर को बदला गया और जम्मू संभाग की तरफ रुख किया गया। लेकिन उस बीच में कठुआ, डोडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ के इलाके को चुना गया है, जो कि सीमावर्ती इलाके के साथ भी लगते हैं और काफी तरीके से संवेदनशील इलाकों के अंदर भी आते हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह बनता है कि जिस तरह से एक एक करके सुरक्षा बल पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और आतंकियों का सफाया यहां पर किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर भी अपडेट आपके सामने रखी गई। बिल्कुल, और देखा आपने कि किस तरह से मुठभेड़ से जुड़े तमाम अपडेट से करके हम आपके सामने दिखाते हुए नजर आए हैं, जहां पर सेना लगातार कई इलाकों में मोर्चा संभाले हुए है। अब तक कई जवानों की ढेर होने की, शहीद होने की बात सामने आई, जबकि जो आतंकी है उनको भी ढेर करने का सिलसिला लगातार जारी है। मई में ही 20 आतंकी घटनाएं संभावित तौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखी गई, जिसके बाद से लगातार जो सेना है उसने और बड़े स्तर पर मोर्चा संभाला। उस दौरान भी 1 जवान शहीद हुआ था और 1 नागरिक की मौत हुई थी, जबकि 5 आतंकियों को ढेर करने में जो सेना है उसने सफलता पाई थी। और अब सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभीषिका जो पदयात्रा है आज उस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता का सम्मान करना चाहिए। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सत सत नमन करना चाहिए, जिन्होंने
अपनी पीड़ा को दबाने के बावजूद भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत के संविधान को भारतवासियों को प्रदान किया, जो संविधान आज भी हम सबका नेतृत्व करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और उन सभी महापुरुषों से जिन्होंने भारत के संविधान सभा के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, इस संविधान के माध्यम से हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। और इस लोकतंत्र के साथ मिलकर के कैसे हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, इन स्वतंत्रता के उन नायकों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करना होगा जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए समर्पित करके अपने आप को बलिदान किया था। आज के इस अवसर पर भारत फिर से अखंड भारत की दिशा में अग्रसर हो सके, महर्षि अरबिंदो के सपने को साकार कर सके, उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो सके, इसके लिए हमें भारत को 1947 तक जब यह भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव 1947 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय एक ऐसा भारत जो विकसित भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, सशक्त भारत होगा। उस सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन पंच प्रणों की बात की, उन पंच प्रणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है और वह है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के प्रति हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, शासन में हो सकते हैं, प्रशासन में हो सकते हैं, पुलिस सेवा में हो सकते हैं, व्यवसाय में हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, समाज के किसी भी तबके में रहकर के वो कार्य शिक्षक है, अधिवक्ता है, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ उसे कार्य करना होगा। राष्ट्र प्रथम का यह भाव जब हमारे जीवन का संकल्प बनेगा तो भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद रखना, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति दुनिया को अचंभित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। दुनिया अभिभूत है, भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। उसे विश्वास है कि भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। और इसलिए भारत की तरफ आज के समय में दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो भारत की तरफ दुनिया देख रही है। भारत की तरफ दुनिया का यह आकर्षण हमें एक नए भारत का दर्शन कराता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, और 10 वर्ष में, आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1947 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और उस ताकत के लिए भारत के हर नागरिक को एकजुट होकर के अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों से सतर्क रहते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। इतिहास के उन गलतियों के परिमार्जन का एक अवसर हम सबके सामने है। हम फिर से इस प्रकार की गलतियों की त्रासदी और इस प्रकार की विभाजन की त्रासदी का सामना फिर से वर्तमान और भावी पीढ़ी को न करना पड़े,
इसके लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय होना चाहिए। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभीषिका विभाजन दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीधे कोलकाता से बड़ी खबर, जहां पर आरोपी सूरज को सीबीआई जांच के लिए अब जो पूछताछ है उसके मद्देनजर दफ्तर लेकर आई है। डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के बाद मामले को लेकर देश भर के जो तमाम डॉक्टर्स में नाराजगी, प्रोटेस्ट हुआ, देश भर में उबाल हुआ। अब इस पूरे मामले में जांच बहुत तेज गति से चल रही है। बीते दिन एसआईटी की जो जांच थी उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि भाई सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच के बाद टीम आज तुरंत सुबह पहुंची कोलकाता, आरोपी को धर दबोचा, कस्टडी से लाए और अब जो सीबीआई का ऑफिस है वहां पर आरोपी सूरज से पूछताछ चल रही है। इस दौरान वो भी तस्वीरें सामने आई कि जब आरोपी सूरज को लाया गया तो भीड़ ने दबोच लिया था उसको और बहुत मुश्किल के बाद उस आरोपी को बचाया गया, अन्यथा भीड़ सड़क पर ही उसकी लिंचिंग कर देती। तो कुल मिलाकर देश भर में बहुत भारी गुस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जो मेडिकल एसोसिएशन है वो इस हड़ताल को जारी रखते हुए आगे अपनी बात कर रही है। फेमा की बात की जाए, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, उसने अपनी हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। बीते दिन हमने देखा कि एम्स के तमाम डॉक्टर्स मुलाकात करते हुए नजर आए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। 5 सूत्री मांगों का जो मांग पत्र था वो स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया। उनका आश्वासन मिला कि निष्पक्ष जांच होगी, जल्द जांच होगी, पूरी जांच होगी, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस भी चलेगा और महिला डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो प्राथमिकता के आधार पर रखी जाएगी। पूरी तरह संतुष्ट किया जाएगा कि किसी भी अस्पताल में ऐसी जो विभत्स घटना कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटित हुई दोबारा ना घटे। इस बीच टीएमसी से बड़ी खबर आई, जहां पर टीएमसी के नेता शुभेंदु शेखर ने बयान दे दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं प्रोटेस्टर्स के साथ जाकर खड़ा हूंगा। ये बहुत बड़ा नाजुक वक्त है जब हमें पार्टी को दूर रखते हुए, आम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आशा, तो इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह से कोलकाता रेप केस के विरोध में आम जनता भी अब सड़कों पर उतर आई है। जांच में सीबीआई जुट गई है, सीबीआई वहां पर पहुंची है और लगातार आप देखिए अपने काम को शुरू कर दिया गया। बैठक के बाद हड़ताल को खत्म करने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को घेरती नजर आई थी कि यहां जिस तरह से 5 दिन के बाद सीबीआई को रिमांड सौंपी गई, जांच सौंपी गई, उससे पहले पुलिस किसी निष्कर्ष पर आखिर क्यों नहीं पहुंची है, ये बड़ा सवालिया निशान टीएमसी की तरफ से भी आप देखिए जिस तरह से पल्ला झाड़ा गया। लेकिन फिलहाल सुखेंदु शेखर जो कि सांसद हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं कि मैं प्रदर्शनकारियों में शामिल होने जा रहा हूं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि लाखों बंगाल परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस अवसर पर आगे आना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत ज्यादा हो चुकी है और आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से टीएमसी की तरफ से अब यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आरोप ये लग रहे थे कि टीएमसी का संरक्षण पूरी तरह से आरोपी को है और निष्कर्ष पर जिस तरह से पुलिस नहीं पहुंची थी तो कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे थे। और इस बीच में कोलकाता की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि कोलकाता अपराध के मामले में काफी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती हैं तो आप समझिए कि महिलाएं कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी सुरक्षित हैं। और इसमें जल्दबाजी में इस पर काम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो पीड़ित है उसके परिवार वालों को बार बार वेट कराया गया। आखिर क्यों यहाँ पर वेट कराया गया, इस तरह से सवाल थे। और फिर उसके बाद जो तबादला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बड़ी खबर, पंजाब में अकाली दल पार्टी को बड़ा झटका। अकाली दल विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खी पार्टी से जा चुके हैं। अकाली दल को बड़ा झटका और अकाली विधायक सुखविंदर सुक्खी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो पंजाब में भले ही विधानसभा चुनाव ना हो
लेकिन आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करती नजर आ रही है और जिसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, नजर डालिए। कि बाबा साहब का सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा, उत्थे नारा दिंदे रहे हैं जो स्कूल बनाते रहे हैं उत्थे से। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने स्कूल दे विच क्लास च बैठण नहीं दिता जांदा सी, छूआछूत दा इन्ना जमाना सी, ओह परां बह जांदे सी। फिर जदों पीरियड खत्म हुंदा सीगा तां ओह अपने जिहड़े सहपाठी सी उन्हां तो पुछदे हुंदे सी तैनूं की पढ़ाया, ओह मैनूं पढ़ा दे। इत्थों पढ़ के उन्होंने बाद दे विच अमेरिका तो लंडन तो PhDयां की। हालांकि कोई फाइनैंशियली साउंड नहीं सी। उन्होंने फिर एक कथन लिखा कि विद्या जिहड़ी है वो एक शेरनी दे दुध वर्गी है, जिहड़ा इहनूं पीऊगा वो तो दहाड़ूगा। सो साडा भी यह एजेंडा है कि असीं अज भी यह एजेंडा है कि असीं एजुकेशन गरीबां दे बच्चों खास तौर पर दईए। जो स्कूल ऑफ एमीनेंस जां असीं स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं, गरीबां दे बच्चे पढ़ के इस बार 158 बच्चे JEE दा टेस्ट पास कर गए। 158 बच्चे पंजाब दे पहली बार होया JEE दा टेस्ट पास कर गए सरकारी स्कूलों के बच्चे। और 10वीं चों 8वीं चों 12वीं चों फर्स्ट कौन सरकारी स्कूलों के बच्चे। मतलब 700 चों 699 नंबर लेके आते, क्योंकि टीचर आ गए, टीचर नूं सिंगापुर तो ट्रेनिंग दवाती। तो इस तरह हैल्थ दे विच होया, इस तरह बिजली दे विच होया, इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर च होया। असीं लगे रहांगे। और सब तो बड़ा फैसला जिहड़ा पहला फैसला सी 16 मार्च नूं जदों सौं चुकी खटकड़ कलां, तो सौं चुक्कण तो सौं चुक्कण तो बाद जदों चार्ज लिया तो सब तो पहला फैसला यह सीगा कि किसी भी सरकारी दफ्तर दे विच, चाहे DC दफ्तर है, चाहे तहसीलदार का दफ्तर है, चाहे कोई DSP का दफ्तर है, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर, उत्थे मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगूगी, उत्थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ते शहीद भगत सिंह की फोटो लगूगी और लगी हुई है, तुसीं जाके देख सकते हो। एक ने संविधान बनाया, एक ने देश बनाया, तो इन्हां दोनों की फोटो लगी हुई है। और मैनूं इस गल की खुशी है कि डॉक्टर सुखी जी इन्हां दोनों नूं रिप्रजेंट करते हैं। शहीद भगत सिंह की धरती तो MLA ने ते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के धारनी ने। साडी पार्टी नूं अज बहुत बल मिलिया और सानू एक ऐसा नेता जिहड़ा दवे कुचले लोगों दी समस्यावां जानदा, खुद उहने पिंडे ते हंडाईआं होईआं ने, वो साडी पार्टी ज्वाइन कर रहे। तो सानू इस गल की खुशी है, इन्हां दे तजर्बे दा, इन्हां दे एक्सपीरियंस दा आउण वाले दिनां च असीं इस्तेमाल भी करांगे। और जो भी इन्हां दे साथी है, इन्हां नाल संगठन च भी जिम्मेवारियां मिलणगीआं, सरकारां च भी जिम्मेवारियां मिलणगीआं, मिल के काम करांगे। हुण मैं 1 मिनट लई कहूँगा डॉक्टर सुखी जी, एक पहले मैं ज्वाइनिंग का रस्म अदा करना, उस तो बाद सुखी जी बोले। वेलकम सर। वेलकम। आज आम आदमी पार्टी तो सुखविंदर सिंह सुक्खी अकाली दल के विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत सत्कार किया। और आप देख सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस या अकाली, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके नेता एक एक करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे जारी है। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। एक बार फिर से ब्रेक के बाद सीधे रुक करेंगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर 69,000 टीचर्स की भर्ती मामले में बड़ा फैसला आया है। यूपी टीचर भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जहां पर मेरिट लिस्ट जारी करने के इंस्ट्रक्शन योगी सरकार को दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने में मेरिट लिस्ट की सूची जारी करे योगी सरकार। तो 69,000 टीचर्स भर्ती मामले में योगी सरकार को झटका, लगातार मामला अटका हुआ था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई, 3 महीने की मोहलत दी और कहा कि जल्द से जल्द आप इन 69,000 टीचर्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी मेरिट लिस्ट
जारी करे। आशा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और साथ ही बताते चले कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में याचिकाकर्ताओं का बड़ा दावा देखने को मिला था, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन जबकि सिर्फ 3.86% आरक्षण यहां पर दिया जा रहा था। और उसके बाद ही आप देखिए इसी वजह से कैसे ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला गया, क्योंकि 18,598 सीटों में से ओबीसी को सिर्फ यहां पर 2,637 सीटें ही मिल रही थी। ये पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। और जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में याचिकाकर्ताओं का बड़ा दावा देखने को मिला और तकरीबन 29,000 अनारक्षित जो कोटे से नौकरी पाने के लोग हकदार थे, उसमें एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिए जाने का दावा किया गया था। अभ्यर्थी इसी मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद ये पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। और अब यहां पर आप देखिए इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से आरक्षण फॉर्मूले के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कह दी है। तो जाहिर तौर पर अब आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से शिक्षकों के लिए लगातार भर्ती करने की भी बात कर रही थी, क्योंकि रोजगार का बड़ा मुद्दा बन रहा था और उपचुनावों से ठीक पहले इस पर कार्रवाई करने की कोशिश हुई। 69,000 टीचरों की भर्ती मामले का फिलहाल फैसला आ गया है। यूपी टीचर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां पर यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट मांगने की बात देखी गई और 3 महीने में मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए यूपी सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश कर दिए गए हैं। 69,000 टीचर भर्ती मामले में योगी सरकार को एक बड़ा झटका यहां पर लग गया है। एक एक करके उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकों का दौर शुरू किया गया, जिसमें योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही थी, क्योंकि ठीक का कुछ समय के बाद उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। लेकिन एक एक करके जिस तरह भर्तियों को लेकर बड़ी बात रखी गई, अब आप देखिए हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को। बिल्कुल, तो लगातार कुल 69,000 सीटें थी। 69,000 सीटों में से अगर देखा जाए तो ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, एससी एसटी वर्ग को 21%, लेकिन एससी एसटी वर्ग के जो प्रतिशत थे उनमें सिर्फ 16.5% लोगों को ही यहां पर भर्ती मिली। और ओबीसी की बात की जाए तो उन्हें 27% कोटे के बजाय महज 3.86% ही लोगों को यहां पर जो भर्ती वाली मेरिट लिस्ट उसमें शामिल किया गया, जिसके बाद तमाम याचिकाकर्ता सीधे कोर्ट पहुंचे और आखिरकार कोर्ट ने अब तमाम मामले पर संज्ञान लेते हुए 3 महीने की मोहलत दी है, नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। और साथ ही कहा गया कि जो तमाम याचिकाएं आई हैं ओबीसी वर्ग से जुड़ी हुई या एसटी वर्ग से जुड़ी हुई, उन सब का समाधान करते हुए जो कोटा व्यवस्था हिंदुस्तान भर में लागू है, इन 69,000 टीचर्स भर्तियों के मामले को लेकर जो परीक्षा हुई थी, लिहाजा हर एक कास्ट का सही से वर्गीकरण हो, ना सिर्फ वर्गीकरण हो बल्कि उन्हीं आधार पर उतनी नौकरियां उस वर्ग को दी जाए। तो लगातार जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे उस पूरे मामले में योगी सरकार को झटका, जहां पर 3 महीने की मोहलत योगी सरकार को दी गई और कहा गया कि नई मेरिट लिस्ट जारी करें और इन 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सबके लिए फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाए और समय अवधि 3 महीने। तो 3 महीने में मेरिट लिस्ट जारी करने की जो बात है वो योगी सरकार को कही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से झटका योगी सरकार को, जहां पर आपको याद होगा कि एक साथ 69,000 जो शिक्षक। देखिए कुणाल, अगर हम पूरा मामला समझे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती पे अभ्यर्थियों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है और जिस उम्मीद में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी वो फिलहाल टूट गई है, क्योंकि कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आया है। और यूपी शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने याचिका लगाई थी और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवम पांडे और अन्य द्वारा जो दायर की गई याचिकाएं हैं उन्हें फिलहाल खारिज कर दिया और जज ने ये साफ कह दिया है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया 16 मई 2020 से शुरू हुई थी और ये 103वें संविधान संशोधन के बाद, लेकिन ईडब्ल्यूएस एक्ट के लागू होने के पहले ही यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बचत खंड धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पुरानी भर्ती पर लागू नहीं है और राज्य सरकार 31 अगस्त 2020 को ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से ही कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 यहां पर लेकर भी आई थी। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से सरकार को भी लगा है। गौरव पांडे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ताजा अपडेट के साथ। गौरव, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से योगी सरकार को झटका, जहां पर 29,000 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी उसमें फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी करने की जो बात है वो योगी सरकार से कही गई है और जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि है, वो 3 महीने की है। देखिए, सरकार को झटका जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से भी याचिकाकर्ता थे, उनकी भी कही जा सकती है। 3 महीने का समय मिला है, तमाम खामियां पाई गई, सरकार को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, 3 महीने का समय भी मिला है अपनी बात, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो ये समय दिया है तकरीबन 3 माह का, वो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कोर्ट के दिए गए समयानुसार सरकार को जो जवाब देना है, जो हलफनामा पेश करना है, वो किस तरह से होगा। जी, लेकिन गौरव, जिस तरह से ये पूरा मामला आप देखिए 2020 को भी देखा गया कि इस पर विचार करने को कहा गया, उसके बाद 2019 में नियुक्ति के लिए कोटा तय करने की जो कई अवैध काम हैं वो किए गए। फिर यहाँ पर 5 जनवरी हाईकोर्ट जो कि लखनऊ की बेंच ने 2022 को 68,000 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया था और फिर उसके बाद अपनी तरफ से ही बातें सामने रखी गई। लेकिन आज जिस तरह से एक बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है कि अगली सुनवाई कब तक और कब तक इनके हक में ये फैसला आ सकता है? क्योंकि फिलहाल अभी तो सरकार को बड़ा झटका लगा है, राहत किस तरह से मिल सकती है? देखिए, शिक्षक भर्ती का मामला एक लंबे समय से चला आ रहा है। लगातार शिक्षक प्रदर्शन भी करते रहे, विपक्ष भी लगातार हंगामा करता रहा, याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका भी डाली गई। एक लंबे समय से प्रोसेस अधर में लटका हुआ है। अब जाकर के जब मामला कोर्ट पे पहुंचा है और कोर्ट ने इसको लेकर के याचिकाकर्ता की पूरी बात, 68,000 शिक्षक भर्तियों की पूरी बातों को सुनने के बाद ये फैसला दिया है। फिलहाल सरकार के पास अभी समय है 3 महीने का, उसके बाद ही सरकार इस पूरे मामले में क्या निर्णय लेगी या क्या हलफनामा पेश करेगी कोर्ट में, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर बड़ी बात है कि 68,000 शिक्षक भर्तियों को न्याय दिलाने की मांग है। एक लंबे समय से इनकी न्याय की मांग लगातार चलती आ रही है और अब सरकार इसमें क्या रूप स्पष्ट करेगी। लेकिन गौरव, जिस तरह से शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने ही याचिकाएं लगाई थी, जिस पर आप देखिए सीधा ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। गौरव, आवाज आ रही है? लगता है कि शायद गौरव का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आगे बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद वजू खाने की सर्वे को लेकर याचिका है इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। बड़ी खबर ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई, जहां पर मामले पर आज ठीक 2 बजे यूपी में सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, 2 बजे सुनवाई है। ज्ञानव्यापी केस में जो मौजूद वजू खाने हैं उसके सर्वे को लेकर याचिका है। तो लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला पेश आया था, काफी समय से जो ज्ञानव्यापी परिसर है काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे, वहां पर अब वजू खाने में जो सर्वे को लेकर याचिका सबमिट की गई थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से, और आज इस पूरे मामले पर ठीक 2 बजे सुनवाई होगी। देखना बेहद खास होगा कि किस तरह से क्या राहत मिलेगी या फिर सर्वे नहीं हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट इलाहाबाद से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए ज्ञानव्यापी परिसर पे मौजूद वजूखाने के सर्वे को लेकर याचिका डाली गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका, लेकिन यहां जिस तरह से व्यास जी का तहखाना बताया गया, जहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली थी, अब यहां देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि जब सुनवाई होती है 2 बजे क्या कुछ यहां पर दलीलें रखी जाती है और उसके बाद सामने आएगा। बिल्कुल, और इसी बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर एक और बड़ी खबर आई है। देश में 15 अगस्त की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दुल्हन की तरह तमाम इमारतों को सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता खास इंतजाम है। दिल्ली से कश्मीर तक हाई अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर भी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा मार्च पास्ट हो रहा है, संकेत दिए जा रहे हैं, भरोसा दिया जा रहा है कि आप खुशी के साथ अपने इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना और प्रशासन की। आप तस्वीरें देखिए, सड़कें हो, इमारतें हो, सभी इस वक्त तिरंगे के रंग में सराबोर हैं।
क्या केसरिया, क्या सफेद, क्या हरा, क्या नीला, तमाम इमारतें तिरंगे के रंग में जगमगाती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन हो, नया संसद भवन हो, पार्लियामेंट हाउस हो, इसके अलावा जो तमाम जो अलग अलग जो खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, उन सबको तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। कल पूरे देश के अंदर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने पैनी नजर रखी हुई है। और आप देखिए जो इलाके संवेदनशील हैं वहां पर हाई अलर्ट पर यहाँ किस तरह से सुरक्षा बल हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। लगातार पुलिस जो है वो काम कर रही है और साथ ही साथ समझिए कि जिस तरह कल यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है और उसके बाद जिस तरह अलग अलग राज्यों के अंदर पूरा भक्तिमय माहौल जो है वो बनेगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए रूट्स कई इलाकों के अंदर डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जाए उस पर भी नजर रखी गई है और किसी भी गतिविधि को अंजाम देने की अगर कोई शरारती तत्व फिराक में है तो उसे किस तरह से नेस्तानाबूद करना है, इसके लिए भी कमर कस ली गई है। दिल्ली से कश्मीर तक यहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाए, हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। आप देखिए गाड़ियों की और यहाँ पर जो आवाजाही है उस पर नजर रखी जा रही है, रोककर गहनता से तलाशी की जा रही है और उसके बाद अलग अलग जगहों से आप देखिए भक्तिमय माहौल किस तरह से कल बनेगा। क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों के अंदर की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी मार्च पास्ट किया जाएगा, लेकिन इस बीच में काफी तरीके से देशभक्ति कल झलकती नजर आएगी। बिल्कुल, और इसी बीच अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। न्यूज रूम लाइव में जहां पर कई राज्यों में बाढ़ बारिश से तबाही का मंजर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ी राज्य, मैदानी राज्य या फिर जो समुद्री तट से जुड़े राज्य हैं, हर जगह पर आप देखिए कि किस तरह से लगातार मौसम का मिजाज तल्ख होता नजर आ रहा है। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो कई राज्यों में बाढ़ बारिश से तबाही नजर आ रही है। यूपी के ही 33 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। गंगा जो घाट है, 65 घाट इस वक्त गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद डूबते नजर आए हैं। राजस्थान में अब तक 3 दिन में 28 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो 3 नदियां उफान पर चल रही हैं। कानपुर में भी जो गंगा है खतरे के निशान से ऊपर है और हिमाचल में लगातार बाढ़ बारिश के बाद 213 सड़कें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, लिहाजा उन्हें बंद करना पड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए हिमाचल में 213 सड़कें फिलहाल बंद कर दी गई हैं क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। बिहार में 3 नदियां उफान पर हैं जहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान में 3 दिन में 28 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कानपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जलस्तर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आप देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर किसी भी इलाके में किसी भी तरह की कोई त्रासदी होती है या फिर कोई घटना पेश आती है तो तुरंत वहां पर पहुंचना है और लोगों को राहत पहुंचानी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए वाराणसी में गंगा का जो जलस्तर है वो काफी तरीके से बढ़ रहा है। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में 3 दिन में 28 मौतें अभी तक हो चुकी हैं और बाढ़ बारिश की वजह से तबाही का मंजर पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है। और अब कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से आपके साथ जानकारी साझा कर दे कि किस तरह से मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बेहद तल्ख नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्य हो, मैदानी राज्य हो या समुद्री राज्य हो, हर जगह स्थिति वनस्पत एक सी ही नजर आ रही है। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का जो अलर्ट है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है। संकेत मिल रहा है कि न सिर्फ इन 22 राज्यों में भारी बारिश होगी बल्कि 15 अगस्त को 16 राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हिमाचल के साथ कर्नाटक, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। दक्षिणी आंतरिक जो कर्नाटक है और केरल यानी कि जो आप देखिए दक्षिण के राज्य हैं जो समुद्री तटों से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आशा, तो फिलहाल 12 सेंटीमीटर का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड के अंदर भी भारी बारिश का अलर्ट है और इस बीच में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए मिजोरम है, त्रिपुरा है, ओडिशा है, बिहार है, जहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नदी नाले उफान पर रह सकते हैं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हाई अलर्ट यहाँ पर रखा गया है कि भारी बारिश हो सकती है क्योंकि बरसात का समय चल रहा है।
तो जाहिर तौर पर किसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपने घरों से बाहर निकलने से पहले काफी तरीके से एडवाइजरी को फॉलो करने की जरूरत है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में यहाँ भारी बारिश हो सकती है। 7 सेंटीमीटर की चेतावनी अभी तक जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, और आईएमडी की तरफ से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। नदी नाले जो है वो उफान पर आ सकते हैं, तो इसलिए एहतियात बरतना काफी तरीके से जरूरी है। बिल्कुल आशा, आपको याद होगा कि यही पूरा जो मानसून सीजन है वो कई राज्यों के लिए एकदम बेहद त्रासदी लेकर आया। आपने केरल के, हमने वायनाड में देखा किस तरह से बादल फट गया। आपने देखा कि किस तरह से केदारनाथ में भी वहां पर लैंडस्लाइड हुई, इसकी वजह से कई लोग रेस्क्यू में फंस गए। आपने ये भी देखा कि हिमाचल के ऊना में किस तरह से जो डैम था वो कोलैप्स कर गया और देखते ही देखते लोग भारी त्रासदी का शिकार हुए। बड़ी खबर, तेल अवीव में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। अल कस्साम के ने ये बड़े हमले किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर, जो यहाँ पर 2 बड़े धमाकों से तेल अवीव दहलता हुआ नजर आ रहा है। हमास के हमले में भारी नुकसान भी इस वक्त सामने आया है इजराइल को। तो बड़ी खबर, जो यहाँ पर तेल अवीव लगातार जो हमास है, जो ईरान है, उसके हमलों का शिकार हो रहा है। बड़ी खबर आई है जहां पर हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अल कस्साम ये बड़े हमलों को अंजाम दिया है। 2 बड़े धमाकों से जो पूरा तेल अवीव है वो दहलता नजर आ रहा है। सुबह से लगातार खबरें थी कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई जहां पर हमास ने घात लगाकर इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया। 2 बड़े हमले किए हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका जो है वो तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। आशा, उसके साथ ही हमास के हमलों में भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा और यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी यहाँ पर इस वक्त रूस कर रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि कीव समेत पर पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। और इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से अल कस्साम की बड़े हमले जो है वो यहाँ पर किए गए थे। और इसी के साथ हमारे आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी।